प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1917 में हुआ था। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा जो कि नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, दोनों एकांकी संग्रह है और उनकी मृत्यु 1978 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए पहले इस एकांकी के प्रमुख पात्रों को हम देखते हैं। पहले बाबू रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं। उनका एक नौकर है रतन, प्रेमा उनकी पत्नी है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों पिता पुत्र हैं जो कि उमा को देखने उसके घर आने वाले हैं और उमा रामस्वरूप की पुत्री है। तो चलिए अब हम लोग रीढ़ की हड्डी एकांकी को पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। इन पंक्तियों में जगदीश चंद्र माथुर जी ने मंच की दशा को बताई है और उसकी स्थिति को बताया है कि किस प्रकार से मंच सजा हुआ है। चित्रपट की रूपरेखा इस प्रकार है कि एक कमरा है जो कि मामूली सा सजा हुआ है और अंदर के दरवाजे से एक महाशय पीठ दिखाते हुए आते हैं जो कि अधेड़ उम्र के हैं। उन्होंने एक तख्त पकड़ रखा है और उस तख्त के दूसरे सिरे को उसके नौकर ने पकड़ रखा है। तो चलिए अब हम इस एकांकी को शुरू करते हैं। बाबू कहते हैं, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? उसके पश्चात नौकर तख्त बिछाता है, ही करते हुए, अर्थात वे हंसते हुए उस तख्त को बिछाते हैं। बाबू कहते हैं, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोहे की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यो हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा उनकी पत्नी है, रामस्वरूप जी की पत्नी, यानी कि जिस बाबू साहब के विषय में हमने पहले पढ़ा है वे इस घर के मालिक हैं और उनका नाम है रामस्वरूप और उनकी पत्नी है प्रेमा। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? आश्चर्यजनक रूप से पूछते हैं। प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन उनका नौकर है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल दिया। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई।
तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना, प्रश्न पूछते हुए प्रेमा भी कहती है क्यों। राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बजाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बजाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप तो हुआ क्या। प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो बिना टिमटाम के, भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया। तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके तकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। लेखक ने बड़ी मार्मिकता के साथ इस एकांकी में दर्शाया है कि किस प्रकार एक भारतीय समाज में एक लड़की के साथ किस प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा होना या न मामूली से पढ़े लिखे होने पर भी उसे गृह क्लेश का कारण समझा जाता है। यहाँ पर रामस्वरूप और प्रेमा की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं और उन्हीं की तैयारियों में वे लोग जुटे हुए हैं। तो चलिए अब आगे की एकांकी पढ़ते हैं। प्रेमा और लड़का अपने पति से प्रश्न पूछती है। राम स्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है। रतन ने कहा कोई आते। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया।
अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम वक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ हाँ आइए आइए, हाँ हाँ आइए। इस प्रकार उमा को देखने लड़के वाले उसके घर पर आ चुके हैं और इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।